हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर से। और सॉल्यूशन चैप्टर हालांकि एक लेंथी चैप्टर है और ये आपका प्लस टू का जो पार्ट था उसका मेजर चैप्टर भी हुआ करता था। तो सॉल्यूशन चैप्टर अगर लेंथी है, आप थोड़ा सा आज पेशेंस से इस लेक्चर को सुनिएगा। मैं काफ़ी सारा जो काम है आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज करिए आपके पास प्योर वाटर है। ये कंटेनर है जिसमें आपने क्या कर रखा है, प्योर वाटर को ले रखा है। वेपर प्रेशर जिसको आप वेपोराइजेशन और जिसको आप इवेपोरेशन बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो आज जो बात कह रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए ये प्योर वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस आपने इसका टेम्परेचर कर दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉरी इस वाटर के ऊपर वाटर के वेपर्स का प्रेशर इतना हो जाएगा जितना कि इस टाइम बाहर जो एयर है उसका प्रेशर है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मल मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना होता, कि टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता। सपोज कर लीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी आप मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या वेपर्स है? तो बिल्कुल है। किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसके वेपर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन किया गया हो, कि उस सॉल्यूशन ने पहले बॉइलिंग पॉइंट अटेन किया हो, ये जरूरी नहीं है। वेपर्स तो पहले से ही प्रेजेंट होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब जिक्र किया जाता है वो क्या है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो इन वेपर्स का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। मतलब मोर मोलिक्यूल्स वेपोराइज हो जाते हैं और वेपर्स जैसे ही ज्यादा हो जाते हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर कितना हो जाता है? अगर मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो समझिएगा वो टेम्परेचर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक तो आज इस वेपर प्रेशर कंसेप्ट को जब समझ रहे हैं तो माइंड में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है। सॉल्यूशन बॉईल ना भी हो तो भी उसके पास जो वेपर्स है उनका इतना प्रेशर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल में कहा वेपर प्रेशर, इसको जो मैंने समझाना था, ना कि बॉइलिंग पॉइंट को। देखिए, आपके पास ये चीज प्योर वाटर है, ठीक है। आपके पास क्या है? प्योर वाटर आपके पास प्रेजेंट है। तो इसके सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो मैंने टेम्परेचर पहले क्या कर दिया, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या है, इसके वेपर्स हैं। उन वेपर का वो प्रेशर जो वो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या चीज है? दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। मतलब ये क्या है? प्रेशर ऑफ वेपर्स है जो वो कहां एक्सर्ट कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ क्या, लिक्विड। ये जो प्रेशर है यही क्या है, वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर राइज कर देंगे मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। अगर वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर जब भी आप काउंट करें तो पहले आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लीजिए। ये बात क्लियर? अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है?
अब देखिए सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ सोल्यूट या नेचर ऑफ सोलवेंट। अब ये नेचर क्या है, देखिए मान लीजिए कि मैं इस पूरे, पहले एक बात याद रखिएगा कि अभी आपके पास मैंने जो एग्जांपल लिया प्योर वाटर का लिया, तो वाटर सॉल्यूशन का कौन सा हिस्सा है, दैट इज द सोलवेंट। और मैं इस चैप्टर में सोलवेंट को ए कह रहा हूं। सपोज जो सोलवेंट है उसको ए कहा जा रहा है, और मान लीजिए मुझे इसका सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन में मुझे सोल्यूट ऐड करना है, तो सोल्यूट को मैं यहां किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से। सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने जो सोल्यूट ऐड किया है सोलवेंट के अंदर, तो सोलवेंट को तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है बार बार ए से, सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बी से। पहले इन दोनों के नेचर की बात करता हूं। सपोज करिए कि मान लीजिए मेरे पास जो पहले से सोलवेंट है उसमें ए है, तो इंटरेक्शन कैसी है, ए के मॉलिक्यूल के बीच में हुई ना, और जो सोल्यूट है वो क्या है, बी है, और उसकी इंटरेक्शन क्या है, बी और बी के बीच में हुई है। और आपने जो सॉल्यूशन बना दिया उस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे के कनेक्शन में आए और नई चीज क्या बन गई, ए बी, ये सॉल्यूशन है। क्लियर। देखिए किसी भी चीज का इवेपोरेट होना, फेज चेंज होना डिपेंड करता है इंटर मोलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो सपोज एक तो ये वो मॉलिक्यूल है ये वाला, और एक दूसरा ये मॉलिक्यूल है जिसको आप इवेपोरेट करवाने की बात कर रहे हैं। तो अगर तो ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड है, सपोज करिए, तो एक अगर उड़ेगा तो दूसरा उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब सोल्यूट सोलवेंट, जो सोलवेंट सोल्यूट की इंटरेक्शन है, अगर तो ये वाली इंटरेक्शन हाई है, अगर क्या है, इंटरेक्शन हाई है, तो इंटरेक्शन हाई होने से वेपर्स जो हैं वो क्या होंगे, वेपर्स का अमाउंट ही क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेट ही नहीं होंगे, तो वेपर का अमाउंट ही क्या होगा, लो होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की नेचर कैसा है, सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बेस पे डिसाइड होता है कि क्या वो जो वेपर्स है बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वेपर जितने ज्यादा बनेंगे उनका वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। नॉर्मल बात करूं मैं टेम्परेचर की, ये देखिए, तो अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर राइज कर दूं तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी, उनकी मोशन जैसे ही बढ़ेगी तो उनकी जो उनके बीच में बॉन्ड है, देखिए मान लीजिए ये एक ए बी मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ए बी मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्शन में है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज कर दिया तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो एनर्जी आएगी वो क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो वो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फ्री हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो गए तो क्या होंगे, वो मूव कर सकते हैं, फ्री है तो इवेपोरेट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो टेम्परेचर जैसे ही आप राइज करोगे वैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपसे कि अगर आप वेपर प्रेशर नोट करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आपको सॉल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे वो जो उनके बीच की इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगी, मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेपर्स जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं प्रेशर की, ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। अब मान लीजिए कि बाहर से प्रेशर, जो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर था वो बढ़ा दिया गया। सपोज करिए प्रेशर को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स का सरफेस है, ये देखिए मान लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन है आपके पास और ये सरफेस है,
तो बाहर क्या था, बाहर एयर ही थी। अगर आपने बाहर से प्रेशर राइज कर दिया, ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल जो है, जो सरफेस के ऊपर है, वो जल्दी से उड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन होगी। इसका मतलब बाहर का प्रेशर राइज होते ही क्या हो जाएगा, उनका इवेपोरेट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, उनका इवेपोरेट होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन आपका एक बार आईएएस शायद 2004 में पूछा गया था। मैं बताता हूं वहां क्या क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि आपके पास कोल्ड वाटर है, आपके पास क्या चीज है, कोल्ड वाटर है, आपको भेज दिया गया ऑन मून, ऑन मून। तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा कोल्ड वाटर पर, आपको बताना था इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन कोल्ड वाटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये आपके पास मान लीजिए पानी है, सपोज करिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, और आज बाहर का टेम्परेचर आप देख लीजिए 35 डिग्री अगर सेल्सियस है। इसका मतलब ये टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से, अगर सॉरी बाहर के टेम्परेचर से कम है, इट मीन्स ये चीज कोल्ड है। क्लियर। आपने इसको यहां से आज उठा के आप लेके चले गए मून के ऊपर सपोज, तो जैसे ही मून पे रखा, मून का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, अब वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि मून पर क्या है, मून पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब मून पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इट मींस आपको अपोजिशन के अंदर तो कोई जो प्रेशर लगाने वाला था वो है ही नहीं ना वहां पे। अगर है ही नहीं तो ये सारे मॉलिक्यूल फ्री है, आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं। और अगर ये इवेपोरेट हो सकते हैं, इसका मतलब ये इवेपोरेट होंगे, वेपर्स बनाएंगे और इनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये वाली तो वो स्टेज आ गई कि उनका नॉर्मली इसी स्टेज पर जो वेपर प्रेशर है वो उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो ये सारे के सारे वेपर जैसे ही बनेंगे वैसे ही ये सॉल्यूशन वहां जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए, चाहे पानी आज अर्थ के ऊपर कोल्ड क्यों ना हो, लेकिन वहां जाते ही वो क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशन है वो 1/6 पार्ट है किसका, अर्थ का। तो वहां जाने के बाद जब आपके पास ग्रेविटेशन ही नहीं है, जब चांद क्या करता है, जो अपनी एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनको रिलीज ही नहीं होने देता, सॉरी बांध के ही नहीं रख सकता, वो सारे अगर एक्सपेंड हो चुकी है, इसका मतलब वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो गैसेज प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं करती, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है तो वो कोल्ड वाटर जैसे ही वहां जाके रखा जाएगा, तो कोल्ड वाटर के सरफेस के ऊपर जितने भी वेपर्स होंगे उनका तो प्रेशर है, और वो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो उसी वक्त क्या होगा, अगर किसी सॉल्यूशन का, कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो वो चीज बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात क्लियर है। जैसे ही आप उसको जाके चांद पे रखोगे, वो सारा का सारा सॉल्यूशन उसी वक्त, पानी उसी वक्त बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आप समझने के लिए जरूरी थी। प्रेशर का इफेक्ट शायद इस बात से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं एक और फैक्टर की बात करता हूं, दैट इज द विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट अपने आप में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो है ही। मान लीजिए आज एक सॉल्यूशन गाढ़ा है, इसका मतलब क्या है, उसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, टाइटली अटैच है, तो ये तो विस्कस है। तो ऐसे केस में उस सॉल्यूशन के अंदर उस जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके आयन की मूव करने की एबिलिटी क्या है, लो है। अब मूव करने की एबिलिटी लो है, इसका मतलब इंटरेक्शन वहां जब स्ट्रॉन्ग है तो वो रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस के अंदर वेपर कम बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब बात करता हूं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन विस्कोसिटी तो अपने आप ही लिंक में आ जाएगी। जैसे ही आप सोल्यूट ऐड करोगे वो चीज क्या हो जाएगी, विस्कस होती चली जाएगी, और एक दूसरे से आप इसको डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन का इफेक्ट आगे डिटेल से समझाना है, इसलिए मैं आपको इस फैक्टर को आगे डिटेल से, जो रोल्स लॉ है उस वक्त डिटेल से समझा देता हूं। ओके,
अब हम बात करते हैं रोल्स लॉ। रोल्स लॉ एक सॉल्यूशन के लिए दिया गया था। अब रोल्स लॉ की बात करता हूं। आप यूं समझिए कि आपके पास एक बार एक सॉल्यूशन है, आप कंसीडर कीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है। ये क्या चीज है, आप मान लीजिए सॉल्वेंट है और एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि ये वाटर है। एग्जाम्पल क्या ले लीजिए कि ये जो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं दैट इज द वाटर, और आपने इसमें सोल्यूट डाल दिया और ये बन गया सॉल्यूशन। देखिए और जो सोल्यूट है, एक बार आप सपोज कर लीजिए ये सोल्यूट है शुगर। ये सोल्यूट क्या चीज आपके पास, शुगर है। इसका मतलब आपने एक ऐसा सोल्यूट डाला है जो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का केस जस्ट आगे समझाता हूं, एक बार आप एग्जांपल ले लीजिए कि दैट इज द सोल्यूट। मैंने अभी कहा सोल्यूट को क्या कंसीडर करेंगे, बी, और सॉल्वेंट को क्या कंसीडर करेंगे, ए। सपोज करिए आप एक बार इसको शुगर ना लेके कोई और ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी है और वो है इथेनॉल, ये ले लीजिए। अब जैसे ही इसके वेपर्स बनेंगे, ये देखिए ये जो ऊपर वेपर्स हैं ये किसके हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं। देखिए जो सॉल्यूशन या उड़ेगा तो सारा ही ना, तो सोल्यूट भी उड़ेगा उसमें से, तो सॉल्वेंट भी इवेपोरेट होगा, तो दोनों ही वेपर बनाएंगे। तो दोनों के अगर वेपर वहां पर प्रेजेंट है तो टोटल वेपर प्रेशर जो है, टोटल देखिए प्रेशर कौन सा, वेपर प्रेशर कौन सा, टोटल, वो यहां किसके इक्वल है, वो है प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सोलवेंट। और मान लीजिए मुझे कोई कहे कि बस आप मुझे तो अकेला सोलवेंट का प्रेशर बता दो या अकेला सोल्यूट का प्रेशर बता दो, तो भैया कैसे बता दूं। ये देखिए मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है और आपको क्या करना है, किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है। उस टोटल प्रेशर के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसमें किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, इसके लिए दिया गया था क्या, रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ कहता क्या है, देखिए सो रोल्स लॉ स्टेट्स दैट, तो रोल्स लॉ कहता क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट की बात हम कर रहे हैं, इन ए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस चीज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर of that component in pure state with the mole fraction of that component in solution, सॉल्यूशन। देखिए क्या कहना चाहता है, मान लीजिए इसी एग्जांपल में मुझे किसी ए का प्रेशर निकालना है। सपोज करिए मैं क्या कहूं, प्रेशर ऑफ ए। देखिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये तो सॉल्यूशन हुआ, उसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में आपको किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। देखिए तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हुआ और एक कंपोनेंट मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए।
तो ए का प्रेशर इस सॉल्यूशन में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, वही कंपोनेंट ए अगर अकेला होता, कहने का मतलब ये तो सॉल्यूशन है, पानी के अंदर आपने इथेनॉल डाला हुआ है। बाय द वे मान लीजिए कि आपके पास क्या होता, एक दूसरी तरफ आपने क्या ले रखा है, इसी टेम्परेचर पर प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, तो प्योर ए है ना आपके पास। देखिए ये तो सॉल्यूशन था, उसमें पानी और इथेनॉल दोनों था, और इसी टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर क्या है, इसका है। तो इसी टेम्परेचर पे मैंने क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया। तो प्योर वाटर का भी तो कोई ना कोई प्रेशर होगा ना, तो उसको मैंने क्या कंसीडर किया, वो है पीए नोट, मतलब ए का प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट को नोट से रिप्रेजेंट कर रखा है, कि इसका मतलब इसमें कोई भी चीज अभी ऐड नहीं की हुई, ये भी प्योर है। तो ये ला क्या कहता है, देखिए कि जो आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, वो ऑलवेज इक्वल आएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट, किस किस चीज का प्रोडक्ट। इसका मतलब दो चीजें तो है, ये तो बात कंफर्म होगी, ठीक है। एक चीज तो वो चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही कंपोनेंट अगर प्योर स्टेट में होता, देखिए प्योर स्टेट में होता, तो वही ए मैंने क्या ले लिया प्योर स्टेट में, कि अकेला होता इसी टेम्परेचर पर, तो कितना प्रेशर होता, और उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ, मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन में देखी जाएगी ना, कि दो कंपोनेंट है, ए कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है, तो ए का मोल कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए का प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसको मैं क्या कहूं, ए का प्रेशर इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये देख लीजिए प्रोडक्ट किस किस चीज का, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट की इन द सॉल्यूशन। ये क्या चीज आपके पास, दैट इज द रोल्ट लॉ। तो रोल्ट लॉ होता क्या है, क्या कहा कि किसी भी एक कंपोनेंट का अगर आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं इन द सॉल्यूशन, वो ऑलवेज इक्वल आएगा, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है उससे। ये चीज क्या होती है, दैट इज द रोल्ट्स लॉ। तो ये तो ए का हुआ, ऐसे इसमें बी का भी प्रेशर है, तो बी का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो बी का प्योर का प्रेशर, मतलब आप अकेला इथेनॉल ले लीजिए, देखिए इस बार ये देखिए, दैट इज द इथेनॉल, सेम टेम्परेचर पर, इसका कोई तो वेपर प्रेशर होता ना, तो प्रेशर ऑफ बी एट नोट, तो प्योर इथेनॉल का प्रेशर ले लीजिए और इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चीज क्या होगी, दैट इज द रोल्ट्स लॉ। ये बात क्लियर है। तो रोल्ट्स लॉ चीज क्या होती है, ये आपके सामने सोल्यूट के केस में अब अप्लाई करेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने मैं इसी को एक्सटेंड करता हूं, मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला, रोल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन containing a non-volatile सोल्यूट। ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है जिस सॉल्यूशन के अंदर आपको जो सोल्यूट दिया है वो वोलेटाइल नहीं है। तो ये वाला केस जो है वो ऐसा कुछ है, देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोलवेंट है वो तो है वाटर, और जो सोल्यूट है वो है मान लीजिए शुगर। तो शुगर आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल हुआ ना, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके आपको एक सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन के लिए आपको रोल्ट्स लॉ कैलकुलेट करना है। अब देखिए, according to vapor pressure of solution,
तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखिए, दिस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हुआ? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट के इक्वल। इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल हुआ? ए का प्रेशर और बी का प्रेशर इसके बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर? लेकिन अभी मैंने कहा कि सोल्यूट क्या है, बट सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उड़ता ही नहीं है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि उसका प्रेशर तो 0 है। जब वो वेपर ही नहीं बना रहा, सोल्यूट जब वेपर ही नहीं बना रहा, तो वेपर प्रेशर कहां आएगा? तो बी का तो प्रेशर होने से रहा। तो ऐसे केस में जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो किसके इक्वल आया? सिर्फ और सिर्फ किसके प्रेशर के इक्वल? सोलवेंट के प्रेशर के इक्वल आ गया। आप यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, अब आप इसके ऊपर रोल्ट्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। पीए को आप क्या लिख सकते हैं? पीए नोट इनटू एक्सए। यस, वेयर एक्सए क्या चीज है? एक्सए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट होता है। तो यहां इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। बट एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? ऑलवेज यूनिटी। और हमारे पास यहां क्या है? 2 ही कंपोनेंट है, ए एंड बी, और इनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आना चाहिए? 1। तो मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स बी। ये देखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। आप ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए, आप ये वाली वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए। तो मेरे पास क्या आया? सॉल्यूशन का प्रेशर किसके इक्वल आया? देखिए, पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी। यस, एक्स ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया? 1 माइनस एक्स बी। आप इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी। क्लियर? तो यहां से ये सारी टर्म उठा के इस साइड ले आइए, ये इधर। तो मेरे पास क्या चीज बन गई? पी ए नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स बी। अब ये वाली चीज ध्यान से देखिए क्या है। अकेला ये क्या है? दैट इज पी ए नोट क्या चीज है? अकेला पानी होता तो उसका प्रेशर होता, और अब ये क्या चीज है? अब ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, और ये माइनस में ये वाला है। इसका मतलब ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज ध्यान से देखिए क्या चीज है? दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ होगा? सोल्यूट डालने से, सोल्यूट ऐड करने से पानी में, पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया। कि अगर उसमें सोल्यूट ना होता, चीनी ना डाली होती, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता एज कंपेयर टू जो अब आपने शुगर ऐड कर दी उसके कंपैरिजन में। तो यहां से इसी चीज को, जो डिफरेंस है, इसको आप क्या बोलोगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हो चुका है। क्लियर? आप देखिए, ये पी ए नोट इस साइड ले आइए, तो दैट बिकम, ये चीज देखिए, इज इक्वल टू एक्स बी। अब पहले वाले केस में यहां क्या था? यहां था पी ए नोट, ये पी बी नोट टर्म नहीं थी, क्योंकि पहले वाले केस में आपके पास जो सोल्यूट था वो क्या था? वो नॉन वोलेटाइल था। तो नॉन वोलेटाइल था तो पी बी नोट का प्रेशर तो वहां पे था ही नहीं ना। लेकिन इस बार आपने जो सोल्यूट ले रखा है, सॉल्यूशन के अंदर जो डाल रखा है, वो क्या चीज है? वो आपके पास वोलेटाइल है, तो उसका खुद का प्रेशर है। तो देखिए, है तो वही चीज कि पहले जो प्रेशर था और अब सॉल्यूशन का प्रेशर है, अगर उसका माइनस पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि सॉल्यूशन का प्रेशर तो अभी भी कम हुआ ना एज कंपेयर टू सोलवेंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी सोलवेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो कंफर्म है प्रेशर तो कम होगा ही होगा, चाहे वो तो आप वोलेटाइल ऐड कर रहे हैं चाहे नॉन वोलेटाइल, वो एक बात की बात है।
तो यहां देखिए रोल्स लॉ आप अनदर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो हुआ, चाहे तो ये पहले वाले केस में ले लीजिए चाहे ये वाले केस में ले लीजिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। ये किसके इक्वल है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर किसके इक्वल है, उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा कौन, उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या चीज है, ये है आपके पास रोल्ट लॉ, किसके लिए, एक वोलेटाइल, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है उस केस में। तो ये कंप्लीट आपके पास जो टॉपिक था ये क्या चीज है, दैट इज द रोल्ट लॉ।